सो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो स्पोर्ट्स रिलेटेड है। ठीक है, तो हम जो कवर करेंगे वो है गवर्नेंस और स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, और इंडिया का परफॉर्मेंस क्रिकेट को छोड़ करके ना। क्रिकेट इज समथिंग दैट एवरीबॉडी नोज अबाउट। बाकी स्पोर्ट्स में इंडिया ने कैसा किया है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एंड नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट बिल भी अभी पास हुआ है, उस बिल का भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। मेरी वॉइस क्लियर है ना? कैन आई स्टार्ट? माई वॉइस इज क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। सो जो इंडिया में स्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडी जो है, ये मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। मल्टी लेयर्ड सिस्टम मतलब अलग अलग लोग इन्वॉल्व हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ऑटोनॉमस फेडरेशंस है, प्राइवेट मतलब कंपनीज भी अब स्पोर्ट्स में पैसे लगाने लगी है। राइट, सो काफी मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। इस वजह से भी इंडिया स्पोर्ट्स में उतना अच्छा नहीं कर पाता। दिस इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर ओवरव्यू गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रक्चर देखे कैसा है, तो मेन बॉडीज जो है उसमें सबसे मेन बॉडी है पॉलिसी एंड फंडिंग। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये सही स्लाइड आई है कि नहीं मैं वो देख रहा हूँ बस। ये थोड़ी गड़बड़ स्लाइड है, रुको मैं दूसरा शेयर कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। राइट, सो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ऊपर की जो बॉडी है, राइट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये जो बॉडी है ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। तो दे आर द वन हु मेक द पॉलिसी एंड डिसाइड ऑन द फंडिंग। राइट, अब ध्यान रखें इसमें बीसीसीआई जैसी बॉडीज नहीं आती है ना। बीसीआई इज द क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ना, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल। ठीक है, तो ये इसमें नहीं है। इनकी बीसीसीआई इज ऑटोनॉमस ऑटो फंडेड बॉडी वैसा है। ठीक है, खैर बीसीसीआई के बारे में नहीं है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, खासकर ओलंपिक्स कॉमनवेल्थ गेम्स उनसे रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं उनकी। So policy and funding decision are taken by Ministry of Youth Affairs and Sports. Can anybody tell me who is the minister, cabinet minister, is Youth Affairs and Sports का? गूगल मत मारना, पता है तो जल्दी से बताओ। ओके, इंपॉर्टेंट है मनसुख मंडावी या मंडाविया जैसा भी हम उसे पढ़ेंगे। ही इज द कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर। एंड रक्षा खाड़से is the second in line. Mansukh Mandavia is the central cabinet minister. रक्षा खड़से is the state minister. जब हम स्टेट मिनिस्टर बोल रहे हैं तो छत्तीसगढ़ स्टेट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में काफी सारी मिनिस्ट्री के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है और एक और मिनिस्टर बनाया जाता है जिसे भी ऑफकोर्स कैबिनेट मिनिस्ट्री का ही दर्जा दिया जाता है, बट एक लेवल नीचे स्टेट मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स ऐसा बोलते हैं। सो दैट इज रक्षा खाड़से। ठीक है, राइट। तो पॉलिसी डिसीजंस और फंडिंग के डिसीजन जो लेती है वो मिनिस्ट्री लेती है। जो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी है वो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई। ठीक है, दे आर दी वन हु इम्प्लीमेंट्स द पॉलिसीज
जो कैंप्स ऑर्गेनाइज कराएंगे, स्कीम्स लॉन्च करेंगे, वो काम करती है साई। ठीक है। तो इंडिया की जो जो दो टॉप स्कीम्स है, जो कि एक है खेलो इंडिया, तो खेलो इंडिया एंड अनदर इज टॉप्स। तो ये जो दोनों स्कीम्स है, इनका इम्प्लीमेंटेशन भी साई के ही हाथ में है। राइट। नेक्स्ट इज गवर्निंग फेडरेशंस। तो एक हो गया पॉलिसी बनाने वाला, एक हो गया इम्प्लीमेंट करने वाला, एक हो गया कि गवर्न कौन कर रहा है, गवर्निंग फेडरेशंस। तो हर स्पोर्ट्स के अपने अपने गवर्निंग फेडरेशंस है। ठीक है। तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, दे कंडक्ट कॉम्पिटिशंस एंड सेलेक्ट टीम्स। तो फुटबॉल का अलग फेडरेशन है, हॉकी का अलग फेडरेशन है। राइट। एक बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करती है सारी चीजों को, दैट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। दे कोऑर्डिनेट द इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स। तो मेनली ये बॉडीज हैं। राइट। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में कुछ साल पहले खुली है। ठीक है। एंड द फोकस इज ऑन स्पोर्ट्स साइंस, मैनेजमेंट एंड कोचिंग। Then there are few regulatory bodies like NADA and NDTL. They handle the doping. जो स्पोर्ट्स में डोपिंग का एक बोलना चाहिए कि इट इज इलीगल, तो वो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है। दे हैंडल दैट। एंड देन देयर आर स्टेट गवर्निंग बॉडीज ऑफ द फेडरेशन ऑल्सो। नाउ सिंस देयर आर सो मेनी बॉडीज, यहाँ पर कंफ्यूजन तो होगा ही होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं व्हाई इंडिया नीडेड स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स गवर्नेंस, क्यों इसकी इसके वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ठीक है। क्यों इसकी जरूरत है और प्रॉब्लम क्या क्या है, दोनों चीज हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि यार इंडिया का अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है, तो इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग गवर्निंग बॉडी की जरूरत है। डिस्पाइट इट साइज, इंडिया का एवरेज अगर ओलंपिक्स की बात करें तो 1 मेडल पर 100 मिलियन पीपल है। ग्लोबली इट इज वन ऑफ द लोवेस्ट। देयर इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इतनी सारी जो स्टेट फेडरेशंस बने हुए हैं, जो स्पोर्ट्स फेडरेशन बने हुए हैं, ये ज्यादातर आप देखेंगे कि फैमिली या पॉलिटिकली रन है। तो यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। स्पोर्ट्स को हमारी स्कूल्स में एजुकेशन नहीं माना जाता है। मतलब sports period is usually used as a proxy period by the science and maths teachers of our respective schools, because this it is not considered as important, right? Then the policy का implementation बहुत ज्यादा ओवरलैप है। मिनिस्ट्री क्या करेगी, साई क्या करेगा, एनएसएफ क्या करेगा, तो काफी सारा ओवरलैपिंग इनके काम है, तो इस वजह से इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है। और ट्रांसपेरेंसी की कमी है, करप्शन बहुत ज्यादा है। तो एक रिफॉर्म की जरूरत थी, एक जरूरत है रादर, इंडिया स्पोर्ट्स में अच्छा कर सके उस चीज के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट एक टाइमलाइन अगर देखें, और शुरुआत से ही इंडिया कोशिश करता रहा है कि कुछ पॉलिसीज बनाए स्पोर्ट्स को लेके। 1984 दे केम अप विद नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। इंटेंशन हमेशा अच्छा रहा, बट एनफोर्समेंट वीक रहा। ठीक है। द एनफोर्समेंट वाज ऑलवेज द प्रॉब्लम। यू कैन परहैप्स से दैट 2014 में जो स्कीम लॉन्च हुई थी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स, ये एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम एक ऐसी स्कीम रही जिस पर इंडिया के एलीट एथलीट्स को गवर्नमेंट फंडिंग करती थी, गवर्नमेंट ध्यान देती थी, ताकि वो ओलंपिक्स में मेडल जीत सके। और टॉप्स के थ्रू काफी सारे मेडल्स इंडिया को पिछले 2 ओलंपिक्स में मिले हैं। राइट। तो दे सपोर्ट एलीट एथलीट्स फॉर ओलंपिक्स। ठीक है। बैक्ड, और मतलब टारगेट ये कि ओलंपिक्स में मेडल जीत के लाए। अनदर गुड इनिशिएटिव हैज बीन द खेलो इंडिया स्कीम, जो ग्रास रूट लेवल पर और मतलब फोकस है कि at school level, at the rural areas, the infrastructure is getting created and schools are being encouraged to participate in in the various type of sports. ठीक। देन जैसा अभी हमने देखा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट, तो एक एक्ट पास हुआ था जिसमें स्पोर्ट्स को एज अ एजुकेशन ट्रीट करने के लिए बात की गई थी। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। ठीक है। 2019 में गवर्नमेंट लॉन्च फिट इंडिया मूवमेंट, अनदर वेरी पॉपुलर मूवमेंट,
the Fit India movement में Prime Minister himself took the initiative to make people aware about the importance of fitness. तो ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम जैसा है कि फिटनेस क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? ऑल्दो इम्पैक्ट अभी भी लिमिटेड है, बट एटलीस्ट पीपल आर अवेयर, becoming more aware about why it is important to remain fit. 2022, a national anti-doping act was passed, right? तो अब क्या हुआ, जो नाडा इज द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एंड वाडा इज अ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, एंटी डोपिंग, डोपिंग क्या होता है? एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए कुछ ऐसे ड्रग्स ले लेते हैं जिससे उनका परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स दैट इज अगेंस्ट द स्पोर्टिंग एथिक्स। तो वाडा इज द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी दैट टेक्स केयर कि ऐसे ऐसी चीजें ना हो, ओलंपिक्स वगैरह में ना हो। तो वाडा का ही नेशनल काउंटर पार्ट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसको अब लीगल बैकिंग भी मिल मिल चुकी है। ठीक है, और दैट हैज द एक्ट वाज पास्ड इन 2022। दिस ईयर एन इंपॉर्टेंट एंड अ लैंडमार्क एक्ट हैज बीन पास्ड, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। इसके बारे में हम आगे और बात करने वाले हैं, बट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पास करने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि इंडिया को 2036 का ओलंपिक्स के लिए बिड करना है। और इंडिया के जो स्पोर्टिंग गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, मुश्किल है ऐसे स्ट्रक्चर में इनको ये करने को मिले। So the act has been, the bill has been, that has been presented. In fact, right now, it is open to public. Public अपनी ओपिनियन दे सकती है कि क्या इसमें करना चाहिए। ये मैंने आज पढ़ा जब मैं इस बिल के बारे में और रिसर्च कर रहा था। एंड 2026 के फर्स्ट 3-4 months में they are going to make sure that the bill gets implemented. ठीक है, राइट। तो इंडिया किन चीजों में अच्छा किया है? खेलो इंडिया मूवमेंट हैज बीन गुड। 3,000 एथलीट्स को इससे फंड मिला है। बहुत सारे सेंटर्स को अप्रूवल मिला है। मतलब अब फॉर एग्जांपल राजनांदगांव जैसे शहर में या राउरकेला जैसे शहर में भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, हॉकी का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर मतलब द इंटरनेशनल मैचेस वो खेले जा रहे हैं। टॉप्स स्कीम, direct elite funding for 300 plus athletes. It is responsible for Tokyo and Paris medals जो हमको पिछले 2 ओलंपिक्स में मिले। स्पोर्ट्स का बजट बढ़ा है, इट इज 3,440 करोड़। इट इज 300% इंक्रीज सिंस 2014, ऑल्दो इफ वी कंपेयर इट विद चाइना वी आर फार 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 बिहाइंड। ठीक है, उड़ीसा में एक स्टेट फंडेड मॉडल बनाया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पर इनिशिएटिव लेकर के मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये ऑर्गेनाइज किया था। तो दैट मॉडल इज दी स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू रेप्लीकेट दैट मॉडल। मॉडल में मतलब ये है कि द स्टेट गवर्नमेंट इज टेकिंग दैट इनिशिएटिव कि एक स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, एंड डिजिटल तो अब हर चीज हो रही है, तो इसमें भी इनिशिएटिव लिए। वेयर इंडिया स्टिल फॉल्स फेल्स, सो इम्प्लीमेंटेशन गैप, only 60% of the sanctioned खेलो इंडिया सेंटर्स फंक्शनल बाय 2024। तो सेंटर्स तो बहुत सारे ओपन किए, बट 60% ही अभी तक के फंक्शनल है। कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा कमी है। जेंडर रिप्रेजेंटेशन कम है इन दी, स्पेशली इन दी फेडरेशंस, ओनली 10% आर विमेन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज देयर बिकॉज ज्यादातर पोजीशन जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में है वो पॉलिटिशियंस उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। और आप सबको पता होगा ही कि कुश्ती में तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी बिफोर ओलंपिक्स। ठीक है, मतलब वो तो धरने में बैठे थे अगेंस्ट द मिनिस्टर, कि उसने मिनिस्टर नहीं थे वो बीजेपी के कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एंड जो कुश्ती संघ था वहां के वो अध्यक्ष थे। ठीक है, इनएडिक्वेट स्पोर्ट्स साइंस, इंडिया हैज लेस देन 200 सर्टिफाइड स्पोर्ट्स साइंटिस्ट। चाइना में दिस नंबर इज 5,000। ठीक है, लीगली एनफोर्समेंट अभी तक के बहुत वीक रहा है, बिकॉज स्पोर्ट्स वाज, मतलब हमेशा हम बात करते करते रह गए, कभी उसको वो स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं दिया। ठीक, हु आर द मेन इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स, हम इसको कवर कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स,
साई जो इम्प्लीमेंट करती है। देर आर 10 रीजनल सेंटर्स, 23 ट्रेनिंग फैसिलिटीज। इन सबको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, they give the financial support to athlete and federation। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये सब मैंने कवर कर लिया है। देन देर आर फ्यू ऑटोनोमस एंड प्राइवेट एक्टर्स। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बताया मैंने, इंटरनेशनल इवेंट्स और बिड्स, ठीक है। इसके ये इनका लाइजनिंग का काम है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, देर आर 60 प्लस बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल AIFF फुटबॉल की बॉडी है, BAI इज बैडमिंटन एसोसिएशन, WFI इज रेसलिंग फेडरेशन। तो अलग अलग स्पोर्ट्स की अलग अलग बॉडीज हैं। देन देर आर प्राइवेट सेक्टर्स लाइक JSW, like Reliance Foundation, they are investing a lot in the sports। And state governments, Odisha, Gujarat, Haryana, they are the ones जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। ठीक। अब ये जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट अभी पास हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है। तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट जो पास हुआ है, इसका पर्पस है टू गिव लीगल स्टेटस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। जितने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनको अब एक लीगल स्टेटस मिलेगा। प्राइमरी पर्पस तो है कि इंडिया में गवर्नेंस स्ट्रक्चर को अच्छा करना है, इंडिया में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज अच्छी हो सके, एथलीट्स तक के पहुंच सके। प्राइमरी पर्पस तो वो है। एंड ऑफ कोर्स जो मैंने बताया कि दे हैव दिस थिंग इन माइंड कि ओलंपिक्स इंडिया को होस्ट करना है। बट विद द प्रेजेंट सिनारियो इट मे बी डिफिकल्ट, बिकॉज इंडिया काफी सारी चीजों में लैक करता है अभी भी। आपको शायद आइडिया ना हो, कुछ साल पहले ये भी हुआ था कि देयर वाज अ सिचुएशन कि इंडिया की बॉक्सिंग फेडरेशन जो है, लास्ट टू लास्ट ओलंपिक्स में बॉक्सिंग फेडरेशन जो है वो, जो वर्ल्ड ओलंपिक जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, उनके जो पैरामीटर्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो इंडिया की जो बॉक्सिंग की टीम थी वो सिचुएशन में पहुंच गई थी कि वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाती। So they have their own, International Olympic Association have their own guidelines. Every federation has to meet that guideline. ठीक है। राइट। तो यहाँ पर ये काम इंपॉर्टेंट हो गया था स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। इसका कोई लीगल स्टेटस, स्ट्रॉन्ग लीगल स्टेटस नहीं था, वो दिया गया। लेकिन अब किया क्या है, एक एक जो एक्ट पास हुआ है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। अब ना एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड ये बनाया जा रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, 3 नई बॉडीज और आ रही हैं। वो साई वगैरह तो ठीक है, वो अपना काम करते रहेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड क्या करेगा, जितने भी फेडरेशन है इंडिया में, अलग अलग स्पोर्ट्स के जो फेडरेशन है उनका रिकॉग्निशन ये करेगा। रिकॉग्निशन मतलब कि ये सही फेडरेशन सही है कि नहीं, सही तरीके से ये काम कर रहा है कि नहीं, फाइनेंशियली कुछ करप्ट काम तो नहीं कर रहा है। रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन ऑफ ऑल दी फेडरेशंस ऑफ एनी स्पोर्ट्स विल हैपन थ्रू नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। इंटरेस्टिंग चीज है, BCCI जो है वो कहता है कि मेरे को इन बोर्ड्स में मैं मतलब ऑटोनोमस बॉडी हूं, एंड द एक्ट कैन नॉट गवर्न अस। बट अगर इंडिया ओलंपिक्स में क्रिकेट आया, अगर ओलंपिक्स में क्रिकेट आया तो BCCI को नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के तहत रिकॉग्निशन लेना ही होगा। एंड दैट्स वेयर द कॉन्फ्लिक्ट मे कम। एशियन गेम्स में आना एक अलग बात है, बट ओलंपिक्स में आने के लिए वो एक जो रूट होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। अब उसका कुछ बीच का रास्ता निकलता है तो वो बात अलग है, वो देखने की बात है। ठीक है। राइट। तो एक बनेगा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जिसका ये काम होगा रिकॉग्निशन का। एक इंपॉर्टेंट बॉडी जो अभी तक के एग्जिस्ट नहीं कर रही थी वो बनाई जा रही है, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। नाम से ही पता चल रहा है, ट्रिब्यूनल मतलब जो लीगल इश्यूज हैं, फेडरेशंस के बीच के झगड़े, या एथलीट और फेडरेशन के बीच के झगड़े, या कोई और इशू है, तो उसके लिए एक बॉडी बनाई जा रही है। एंड इट इज बेसिकली अ जुडिशरी बॉडी है ना, ट्रिब्यूनल बोल रहा है मतलब इसका काम होगा जुरिस्डिक्शन, जो अभी तक के नहीं एग्जिस्ट करती थी। ठीक है। एंड देन देर इज अनदर बॉडी विच विल कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ फेडरेशंस, नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन।
ये जो बॉडी है, नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। या सो नेशनल स्पोर्ट्स सिलेक्शन बोर्ड जो होगा वो जितने भी स्टेट जो स्पोर्ट्स बोर्ड होंगे, नॉट स्टेट बोर्ड, स्पोर्ट्स के जो फेडरेशंस जो है अलग अलग, उनमें इलेक्शन फेयर वे में कंडक्ट कराना इनका काम होगा। तो ये तीन बॉडीज जो है वो इस गवर्नेंस एक्ट के थ्रू बनेंगी। टर्म्स को लिमिट कर दिया गया है। देयर इज अ टर्म लिमिट ऑफ 12 years फॉर ऑफिस बियरर्स, जो अलग अलग फेडरेशन में ऑफिस बियरर्स होते हैं उनके लिए। इसके अंदर भी काफी सारे रूल्स हैं, उस डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। की पॉइंट्स में एक ही पॉइंट है कि एटलीस्ट 25% वुमेन रिप्रेजेंटेशन शुड बी देयर इन स्पोर्ट्स बॉडी। ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आईओसी ओलंपिक्स जो है उनके उनके गवर्नेंस और एथिक्स के से अलाइंड हो इंडिया का एथिक्स, मतलब स्पोर्टिंग एथिक्स दैट इज। ठीक है। देन देयर इज अनदर इनिशिएटिव जो लिया गया है विच इज इन इंटीग्रेशन विथ एजुकेशन एंड इकोनॉमी। तो नेप 2020 में स्पोर्ट्स को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम बोला गया है। बोला तो बहुत चीजें जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। बिकॉज बोलने से क्या होता है, आपका स्कूल टीचर तो अभी भी जो है वो स्पोर्ट्स पीरियड को बकवास पीरियड ही माना जाता है। जब तक स्कूल में वो कल्चर चेंज नहीं होगा, नो नैप और एनीथिंग कैन वर्क, राइट। तो बट दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इंटेंड्स टू डू, बट ग्रास रूट लेवल पे वो हो नहीं पा रहा है। ठीक। यस, बट देन देयर इज अ गुड थिंग दैट इज हैपनिंग इज कि स्पोर्ट्स में एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, इफ पीपल आर और स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स उसे एज अ करियर नहीं देख रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो वो ये जरूर चाहते हैं कि एक ना एक स्पोर्ट्स में उनका बच्चा रहे, ताकि वो फिटनेस वाली जो बात है वो शायद वो रीजन हो सकता है। but then if that these things continue, then maybe in the future we may have good athletes also. ठीक है, वी हैव सेवरल बट नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ वेयर मैं बोलना चाहिए अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है। हाँ, एक और बॉडी जो इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस होगी वो है स्पोर्ट्स ऑम्बड्समैन, इंडिपेंडेंट स्पोर्ट्स ऑम्बड्समैन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑम्बड्समैन इज जस्ट लाइक ट्रिब्यूनल वाला ही होता है कि कोई मुद्दे जो हैं तो ऑम्बड्समैन कैन टेक द फाइनल डिसीजन ऑन दैट। तो ये उससे स्पोर्ट्स एक्ट से रिलेटेड चीज ही है। ठीक है। तो ये इंडिया में गवर्नेंस इस तरीके से हो रहा है स्पोर्ट्स का। ठीक। अब हम कुछ और स्पोर्ट्स का देखते हैं। ठीक है। तो अभी ग्लोबल स्पोर्ट्स में हम कैसा करते हैं, हमें पता है कि हम बहुत खराब करते हैं। ठीक है। रीजंस भी हमें पता है। काफी सारे रीजंस तो अभी हमने देखे ही। ठीक है। तो दोनों रिलेटेड टॉपिक्स ही है। इंडिया इज अ क्रिकेट डोमिनेटेड सोसाइटी। क्रिकेट में फैन फॉलोइंग से लेके सब चीज बहुत ज्यादा है, वो भी लिमिटेड टू मेंस क्रिकेट। ठीक है। हार्डली, आई मीन अगर किसी से पूछा जाए कि विमेन क्रिकेट में क्या चल रहा है अभी, तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन विमेन्स क्रिकेट? चैट बॉक्स में डालो जरा। आप लोग को स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम नहीं पता था, आई होप इसका आंसर बताओ। ओके, एक आंसर आया है मेरे पास अक्षरा का। बस एक बच्चे को पता है, एंड आर वी वी आर टॉकिंग कि 1 महीने बाद क्लैट देंगे। व्हाट इज हैपनिंग इन विमेन्स क्रिकेट? यार, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? तनिष्का, क्या हो रहा है विमेन्स क्रिकेट में? Still, I'm not really following the बेटा, sports दैट right इज now. दैट इज रियली सैड। मतलब क्लैट और नो क्लैट, है ना, क्लैट
हो या ना हो वो तो छोड़ ही दो, हमें एक नॉर्मल इंसान जो न्यूज़पेपर उठा के पढ़ता है उसको पता होना चाहिए। बहुत ही एम्बेरसिंग है ये मेरे लिए, और आप लोगों के लिए डेफिनेटली होना चाहिए, मेरे से भी ज्यादा एम्बेरसिंग। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में, वो भी बाहर चल रहा होता तो भी ठीक है, छोड़ो, इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का ना, दैट इज द प्रॉब्लम ना, हम सिर्फ मेंस क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एंड मतलब अभी अभी उसको फॉलोअरशिप को छोड़ते हैं, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट, क्वेश्चन यहां से आ सकता है। आपको पता है बीसीसीआई जो क्रिकेट बोर्ड है, वो वर्ल्ड का एकमात्र क्रिकेट बोर्ड है जो मेल और फीमेल क्रिकेटर्स को इक्वल पैसे देता है। द पैरिटी ऑफ पे हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन अगर बीसीसीआई के ऊपर या क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन आए तो ये सब आ सकते हैं, बट वी लिमिट अवर सेल्व्स टू फ्यू। आई मीन, अभी ये पूछा जाए इंडिया किसके साथ मेंस क्रिकेट खेल रहा है तो सब बता देंगे ऑस्ट्रेलिया, बट यहाँ वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है। सो अब मेरे को अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि सिर्फ एक या दो बच्चों को जवाब पता था, और एक महीने बाद आपका एग्जाम। और आप लोग अगर मुझसे हेल्प चाह रहे हो जीके के लिए, जो कि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, तो यार इतना तो तुम लोगों को करना चाहिए ना कि न्यूज़पेपर पढ़ा जाए रोज, नहीं तो इन चीजों का मतलब ही क्या है। खैर एनीवेज, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स अभी हुए हैं उनके बारे में बात किया करा है। ऑब्वियसली आप दुनिया भर के सारे इवेंट्स उठा के ला सकते हो, और ये क्यों नहीं है वो क्यों नहीं है आप सोच सकते हो, मतलब आपको लग सकता है, ठीक है, बट देन हम यहाँ पर अभी के जो ओलंपिक्स हुआ है उसको अगर हम देखें, तो ओलंपिक्स में इंडिया की रैंक वाज 51, ठीक है। ओलंपिक्स हैपेंड लास्ट ईयर इन पेरिस, ठीक है। तो ओलंपिक्स में इंडिया की रैंक वाज 51। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन ओलंपिक्स लास्ट ईयर? एनीवन? कितने मेडल्स जीती थी इंडिया लास्ट ईयर ओलंपिक्स में? बैड, 6 मेडल्स, ठीक है। इसके पहले जो टोक्यो हुआ था, टोक्यो ओलंपिक्स, दैट वाज बाय फार इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस था। वो तब 7 था। अभी इंडिया 6 मेडल जीता, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज इन दी 2024 ओलंपिक्स। ध्यान रहे, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट ओलंपिक्स जो होने वाला है वो लॉस एंजलिस में होने वाला है। नेक्स्ट ओलंपिक्स इज लॉस एंजलिस, 2028 में होगा। ओलंपिक्स हर 4 साल में होता है, ठीक है। तो 2028 का लॉस एंजलिस में होने वाला है, और 2032 का ब्रिस्बेन में होने वाला है। ब्रिस्बेन इज इन ऑस्ट्रेलिया। 2036 के लिए बिड में इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसा मैंने बताया। अहमदाबाद विल बी द सिटी इफ इट हैपेंस इन इंडिया। अहमदाबाद को प्रपोज किया गया है, ठीक है। एशियन गेम्स 2023 में, अब इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे ये तो नहीं पता। इंडिया के 107 मेडल्स थे, इट वॉज बेस्ट एवर टैली। कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंगम में हुए थे, इंडिया के 61 मेडल्स थे, टॉप एशियन नेशंस, बस ध्यान रखना इसमें चाइना नहीं आता, कोरिया नहीं आता, जापान नहीं आता। तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब ही ये है कि दो कंट्रीज जो एक समय ब्रिटिश कॉलोनीज थे, ठीक है। पैरालंपिक्स में इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। ओलंपिक्स जहां पर होता है उसके इमीडिएटली बाद पैरालंपिक्स चालू होते हैं, तो इंडिया 130 मेडल्स इन दी पैरालंपिक्स, ठीक है। अगर तुमको रैंक का इंटरेस्ट होगा तो वो चेक कर लेना, बट आई थिंक इंडिया डिड, आई अंडर 20 तो था, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। कोई एक बार देख के बता दो, मेरे को एग्जैक्ट रैंक तो नहीं याद है, बट दे डिड वेल इन द पैरालंपिक्स एटलीस्ट, एज कंपेयर टू नॉर्मल ओलंपिक वाला, ठीक है। अगर हम स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया इन्वेस्ट लेस देन 0.1% ऑफ जीडीपी। चाइना 1% ऑफ इट्स जीडीपी, चाइना का जीडीपी भी हमसे बड़ा है, और चाइना उसका 1% स्पोर्ट्स में लगाता है।
यूके 2% स्पोर्ट्स में लगाता है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज जो वहां पर मिलती होंगी। तो ये कुछ अच्छी बातें इंडिया क्यों अच्छा कर रहा है के लिए। इंडिया में पॉलिसीज थोड़ी सी बनने लगी हैं ताकि स्पोर्ट्स में आ, थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। ठीक है, हाँ, राघव 18th रैंक्ड बता रहा है पैरालंपिक्स में। मुझे वो याद ऐसा ही था कि अंडर 20 था कुछ, तो 18th रैंक था पैरालंपिक्स में। ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। काफी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि यंग लोग काफी हैं। तो ये कुछ अच्छे रीजंस हैं, बट वीकनेसेस भी हैं। ठीक है। हमारा एक्सपेंडिचर काफी कम है। अभी हमने देखा था 3400 कुछ था पिछले वाले उसमें। चाइना देखो, एज कंपेयर टू व्हाट वी आर डूइंग, 3500 करोड़ वर्सेस 2 लाख करोड़। मतलब हमसे कितने गुना ज्यादा वो स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन गैप, 80% ऑफ स्कूल्स लैक क्वालिफाइड पी टीचर्स। And I for one surely knows the top school in Bhilai, the sports teacher doesn't even know कि chess में क्या होता है या क्या नहीं होता है, kind of stuff. So the most of the PE teachers are limited to their exposure to one or two sports, maybe football, maybe basketball or volleyball. That's it. But then they don't know about sports much. तो जो जब टॉप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ऐसा हो रहा है तो गवर्नमेंट स्कूल्स में कैसा हो रहा होगा। ठीक है। सो देर इज अर्बन रूरल डिवाइड ऑल्सो। रूरल एरियाज प्रोड्यूस टैलेंट बट लैक फैसिलिटीज, क्रिएटिंग बैरियर्स टू एथलीट डेवलपमेंट। मतलब अगर आप देखो तो ज्यादातर जो ओलंपियंस आ रहे हैं वो कुछ लिमिटेड स्टेट से आ रहे हैं, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना अच्छा नहीं है, धीरे धीरे डेवलप भी हो रहा है। राइट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बहुत सारे ओलंपियंस आते हैं। राइट, तो क्रिकेट के प्रति बायस है। 85% ऑफ स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप फ्लोज टू क्रिकेट। बाकी सारे को फंड्स की कमी हो जाती है उस वजह से। ठीक है। अगर मैं वर्ल्ड में बाकी जगह से कंपेयर किया जाए इंडिया के स्पोर्ट्स मॉडल को, तो चाइना में तो डिक्टेटरशिप वाला मॉडल है। ठीक है। तो दे हैव स्टेट रन स्पोर्ट्स स्कूल सिस्टम। यहां पर ये क्या करते हैं, ये बचपन में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चा किस स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है। ताजुब की बात यह है कि 30-40 साल पहले जिन स्पोर्ट्स के नाम चाइना नहीं जानता था, वो अब उसमें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने लगा है, क्योंकि उनका पर्पस यही था कि हमें ओलंपिक्स में टॉप में आना है। एंड व्हेन 2008 का ओलंपिक्स वहां पर जब हुआ, तो देयर पर्पस वाज कि इसमें नंबर 1 हमें आना है। एंड दे इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी, डिक्टेटरशिप के थ्रू ही बोल लो, बट उस तरीके से टैलेंट को कैप्चर किया। दे क्रिएट अ पूल ऑफ thousands of students. For example, if they feel that a particular child is good in swimming, वैसे 10,000 लोगों को वो स्कूल लेवल पे आइडेंटिफाई करते हैं। उनकी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होती है। उन 10,000 में से वो 2,000 निकालते हैं जिनको नेशनल कैंप्स वगैरह में स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें से वो टॉप 10, 20, 30, ये रैंडम नंबर्स में दे रहा हूं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं जो इनको ओलंपिक्स में मेडल ला करके दे सकते हैं। तो इट्स अ हिरार्कियल मॉडल एंड दे पुट लॉट ऑफ एनर्जी बिहाइंड दिस। हाउएवर, डाउनसाइड ये भी हो रहा है कि अब चाइनीज पेरेंट्स आर रिलक्टेंट, क्योंकि वो देख चुके हैं कि उनके बच्चों को इतनी ज्यादा हार्डशिप करनी, ट्रेनिंग कराई जाती है ओलंपिक्स जीतने के चक्कर में, दैट दे आर रिलक्टेंट टू सेंड देयर किड्स टू स्पोर्ट्स। वो भी कल्चर बढ़ रहा है। यूके इज अ लॉटरी फंडेड मॉडल, वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल। यूनाइटेड किंगडम में 1997 ऑनवर्ड्स जो है वहां पर ना लॉटरी खेलने की आदत है, लोग लॉटरीज में पैसे लगाते हैं। तो ना वहां पर, और लॉटरी इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। तो लॉटरी से जितनी बिक्री या कमाई गवर्नमेंट की होती है, उसका एक फिक्स अमाउंट गोज टू स्पोर्ट्स फंडिंग। तो वहां पर फंडिंग के लिए ये मॉडल बनाया गया है। यूएसए में देर आर लॉट ऑफ प्राइवेट लीग्स दैट आर प्लेड। ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग कल्चर है वहां पर। कॉलेज के स्पोर्ट्स हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं। इंटर कॉलेज जो इंटर यूनिवर्सिटी जो होती है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती है यूएसए में। इंडिया इज अ फ्रेगमेंटेड, जिसका जैसा मन कर रहा है वैसा चल रहा है अभी। बट दीज आर दी मॉडल्स वर्थ स्टडिंग। चाइना इन इटसेल्फ इज अ मॉडल कि कैसे कोई कंट्री जो बहुत पीछे रहा करती थी, 20 साल के अंदर सब चीजों को बदल दिया उन्होंने। ठीक है, थोड़ा सा इंडिया के स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस को अगर हम देखें,
राइट, तो इंडिया में कॉलोनियल इन्फ्लुएंस रहा। क्रिकेट एंड हॉकी वेयर द टू गेम्स दैट बिकेम मोर पॉपुलर अंडर द ब्रिटिश राज। फुटबॉल का लिमिटेड बोलना चाहिए फॉलोइंग था, थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट एज अ स्पोर्ट्स अभी भी ऑफ कोर्स वी आर फार बिहाइंड इन फुटबॉल इफ वी कंपेयर आवरसेल्फ इन टू से विद क्रिकेट और हॉकी। So the first milestone happened when India won the हॉकी का ओलंपिक गोल्ड मेडल इन 1928। ठीक है, 1947 से 1980 तक के हॉकी में इंडिया डोमिनेट करता था, मतलब इंडिया वन 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन हॉकी। 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। आई थिंक 1972 और 76 वाला पीरियड में वाज द लास्ट टाइम जब इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, 70s वाला वाला कोई से ओलंपिक में दे वन द लास्ट गोल्ड मेडल। उसके बाद से दे हैव नेवर बीन एबल टू विन द गोल्ड मेडल, ऑल्दो ब्रॉन्ज हमें इस साल भी मिला। एंड मतलब इट हॉकी वाज इंडिया डोमिनेट करता था। उसमें भी जो डोमिनेशन था वो यूरोपियन कंट्रीज का इसलिए बढ़ गया बिकॉज टर्फ चेंज हो गए। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दे इन्वेस्टेड लॉट, वी शुड नॉट ब्लेम इट ऑन द रूल्स अलोन। उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया और गेम के रूल्स जिस तरीके से बदले, इंडिया अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाया उस तेजी से जितने तेजी से यूरोपियन कंट्रीज ने कर लिया। ठीक, देन 1980 ऑनवर्ड्स क्रिकेट में फॉलोइंग ज्यादा बढ़ गई धीरे धीरे। इंडिया का 1983 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता इंडिया, तो दैट विन ट्रांसफॉर्म्ड एवरीथिंग। एंड इन द 2000 2010 जो ग्लोबलाइजेशन वाला एरा हुआ, तो प्राइवेट स्पॉन्सरशिप आने लगी दूसरे स्पोर्ट्स में भी, ऑल्दो लिमिटेड। ठीक है, लिएंडर पेस, अंजू बॉबी जॉर्ज, ये सब पुराने एथलीट्स हैं। लिएंडर पेस इज एसोसिएटेड विद टेनिस एंड अंजू बॉबी जॉर्ज इज एथलेटिक्स, तो ये पुराने एथलीट्स हैं। देन 2010 से 2020 के बीच गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव सिस्टमेटिक डेवलपमेंट का प्लानिंग किया, जो अभी मूवमेंट्स वगैरह की हमने बात की। ठीक है, उसके बाद से जैसे इंडिया ने मेडल्स थोड़े ठीक जीते, लंदन में 6 मेडल्स जीते, फिर टोक्यो में 7 मेडल्स जीते। ठीक है, फिर अभी लास्ट टाइम फिर इन्होंने 6 मेडल जीते। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी हैव प्रोग्रेस्ड। ठीक है, इंडिया के रीजनल स्ट्रेंथ्स कहाँ कहाँ पर है? हरियाणा एंड पंजाब, दे आर दी पावर हाउस फॉर रेसलिंग, बॉक्सिंग एंड हॉकी। उड़ीसा एंड झारखंड, उड़ीसा में हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से डेवलप कर रहा है। ठीक है, काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तेलंगाना एंड आंध्रा इज नोन फॉर बैडमिंटन एक्सीलेंस बिकॉज पुलेला गोपीचंद की एकेडमी है, काफी सारे अच्छे शटलर्स वहां से निकले हैं। मणिपुर एंड आसाम बॉक्सिंग एंड फुटबॉल हब है। एंड केरल एंड तमिलनाडु एथलेटिक्स एंड वॉलीबॉल में काफी ज्यादा वहां से प्लेयर्स आ रहे हैं। तो दीज आर फ्यू ऑफ द प्लेसेस जहां से ज्यादा प्लेयर्स आ रहे हैं या फिर जहां स्पोर्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक, नॉर्दर्न इंडिया डोमिनेट्स मेडल काउंट ड्यू टू established फिजिकल कल्चर। नॉर्थ ईस्ट ओवर परफॉर्म्स रिलेटिव टू पॉपुलेशन थैंक्स टू ग्रास रूट क्लब्स एंड कम्युनिटी स्पोर्ट्स। वेस्टर्न इंडिया इज रैपिडली emerging with significant new infrastructure investment and corporate backing। बट अभी भी नॉर्थ ईस्ट और हरियाणा पंजाब को हटा दो तो वी वोंट बी हैविंग मच इन स्पोर्ट्स एक्चुअली, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट दैट इज। ये एजेंसीज की बात मैं कर चुका हूं, यहाँ कुछ नया ऐड करने का नहीं है, तो आई विल मूव ऑन। हाँ, ये तो सिंपल है। क्या हम कर सकते हैं? में ऑफ कोर्स हमें जीडीपी का मतलब ज्यादा हिस्सा जो है वो स्पोर्ट्स में लगाना पड़ेगा। जो हम नया एक्ट पास करने की बात कर रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, उसमें उसके इम्प्लीमेंटेशन विल बी द इम्पोर्टेंट थिंग। और खेलो इंडिया मूवमेंट जैसी चीजों को और ज्यादा मतलब एनकरेज करना होगा। तो ऑल दीज थिंग्स इफ वी डू, देन डेफिनेटली चांसेस आर हाई कि हम स्पोर्ट्स में अच्छा कर लेंगे। कुछ और स्पोर्टिंग इवेंट्स का मैं एक स्नैपशॉट बस आपको दे देता हूं। जस्ट हम्म अभी इंडिया में वो भी चल रहा है ना, पैरालंपिक्स एथलेटिक गेम्स, तो उसको एक बार चेक कर लेना, न्यू दिल्ली में ये गेम्स चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इस बार के इंडिया नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है उनको देख लो। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024, मनु भाकर, 4 लोगों को मिला था, मनु भाकर, डी गुकेश,
हरमनप्रीत सिंह एंड प्रवीण कुमार। तो रिमेंबर दी फोर नेम्स। मनु भाकर इज द वन जिसने डबल मेडल जीता था ओलंपिक्स में, लास्ट ओलंपिक्स में, शूटिंग में। ठीक है। और 10 मीटर पिस्टल एंड 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम, दो इवेंट में जीता था। 10 मीटर इंडिविजुअल पिस्टल एंड 10 मीटर मिक्स्ड टीम पिस्टल, इस इन दो इवेंट में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता था। डी गुकेश इज द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। डिंग लिरेन ऑफ चाइना, इसको लास्ट ईयर हराया था डिंग लिरेन। हरमनप्रीत सिंह कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी क्रिकेट, सॉरी, मेंस हॉकी टीम, कैप्टन ऑफ इंडिया मेंस हॉकी टीम। लास्ट ईयर इंडिया जो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था उसमें काफी ज्यादा रोल, अहम रोल हरमनप्रीत सिंह एंड इंडिया के जो गोलकीपर थे उनका था। उनका भी नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, बट आई हैव रिटन इट डाउन। प्रवीण कुमार, श्रीजेश इज द नेम। प्रवीण कुमार वॉज द पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हाई जंपर जिनको ये अवार्ड मिला। तो जो ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद इज वॉज द मैजिशियन फुट हॉकी के। ठीक है। मतलब जादूगर बोला जाता था उन्हें, हॉकी का ध्यानचंद को। उनके नाम पर ये सबसे बड़ा अवार्ड जो है खेल रत्न, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये बनाया गया है। तो ये चार लोगों को मिला था। मनु भाकर शूटिंग स्टार बता दिया। डी गुकेश इज अ चेस प्रोडिजी। हरमनप्रीत सिंह कैप्टन ऑफ हॉकी टीम। प्रवीण कुमार पैरालंपिक ग्लोरी इन इन द हाई जंप। ठीक है। अर्जुना अवार्ड्स बहुत सारे लोगों को मिलता है, इसलिए लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है अर्जुना अवार्ड किनको किनको मिला है। बट इस पद्म पद्म पद्मा अवार्ड्स 2025 में स्पोर्ट्स कैटेगरी में दो लोगों को मिला था। रविचंद्रन अश्विन, रविचंद्रन अश्विन एंड पीआर श्रीजेश, जो मैं हॉकी के गोलकीपर, ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया, बिकॉज आई रिमेंबर पेनल्टी शूटआउट में गोल्स बचा करके इंडिया ने वो मेडल जीता था। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हो। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, वो है नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ओके। हाँ, ये ध्यानचंद अवार्ड्स को ही पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता था। आई रियली डाउट कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कोई पैसे जा सकता है। मतलब विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड अगर ऐसा होता है तो। बट डेफिनेटली एलेट जैसी एग्जाम में तो डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वन लाइनर आते हैं। अच्छा, बाय द वे, क्लैट कैन चेंज इट्स फॉर्मेट नेक्स्ट ईयर, इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर ना। अभी डरा नहीं रहा हूं, इट विल हैपन फॉर गुड। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, क्लैट कंसोर्शियम ने एक गूगल फॉर्म शेयर किया है आस्किंग पब्लिक कि दे शुड सजेस्ट व्हाट चेंजेस कैन बी डन इन द क्लैट एग्जाम कीपिंग एलसेट एंड एलनेट इन माइंड, इंटरनेशनल एग्जाम्स इन माइंड। ठीक है। तो लोग अपनी फीडबैक दे सकते हैं, ऑब्वियसली हम लोग तो दे ही रहे हैं अपनी फीडबैक। और आइडियली स्पीकिंग जीके जैसे सेक्शंस तो होने ही नहीं चाहिए। ठीक है। ना ही लीगल जिस तरीके से पूछा जाता है वैसे होना चाहिए। इफ यू लुक एट द इंटरनेशनल एग्जाम, दे आर प्योरली रीजनिंग बेस्ड एग्जाम्स, मैथ्स भी नहीं होता है। तो अगर, आई एम श्योर उस डायरेक्शन में पूरा नहीं जा सकते, बिकॉज देयर इंडिया इज अ डिफरेंट कंट्री, यूएस इज अ डिफरेंट कंट्री, बट दे आर ट्राइंग टू मॉडल इट लाइक इंटरनेशनल एग्जाम्स। तो आई एम नॉट सेइंग कि जीके हट जाएगा, बाय द वे, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। बस उनका आप ये सर्च करना, एंड जो खासकर नेक्स्ट ईयर वाले हैं, ठीक है, तो दे मे एक्सपेक्ट कि कुछ एक थोड़े बहुत चेंजेस तो हो सकते हैं एग्जाम में। दे मे एक्सपेक्ट, होना चाहिए कुछ चेंजेस। ठीक है। बट क्या होगा वो अभी तो नहीं पता, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला कि अचानक से पूरी ही चीज बदल दे उठा के। इंग्लिश रीडिंग रीजनिंग वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, खैर, एनीवेज।
तो यार ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स क्या होते हैं? हमें पता है नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है फिल्म की फील्ड में जो सबसे ऊंचा वाला अवार्ड है, उसको वो अवार्ड माना जाता है। 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे चालू किया। ठीक है। इस अवार्ड को गवर्न करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, वो है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। Ashwini Vaishnav also happens to be the Railway Minister of India. So he is holding quite an important position as Railway Minister and also as Minister for Information and Broadcasting. He is the Cabinet Minister. State Minister is L. Murugan. Of course, important Ashwini Vaishnav है, ध्यान इन रखना, बट एल मुरुगन जस्ट इन केस ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने का मन किया तो। ठीक। तो क्यों बनाया गया ये अवार्ड? डेफिनेटली अच्छे काम करने वालों को एनकरेज करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड बनाया गया। ठीक है। तो हर फील्ड में है, भारत रत्न सिविलियन की फील्ड में परमवीर चक्र है, स्पोर्ट्स में खेल रत्न जैसी चीज है, तो मूवीज के लिए भी ये बनाया गया। ठीक है। इस बार जो हुआ वो इम्पोर्टेंट, इस बार की में क्या क्या हुआ? बेस्ट फीचर फिल्म ट्वेल्थ फेल, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान and Vikrant Massey for 12th Fail. They were the joint winners. Best Actress Rani Mukherjee. Best Director Sudipto Sen for the Kerala Story. And Dada Saheb Phalke Award was given to Mohan Lal. Malayalam film के हैं and lifetime contribution to Indian cinema. Okay. So this was 71st National Film Award Ceremony. ठीक। तो ये होता कहाँ है? दे आर हेल्ड इन विज्ञान भवन और राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली में होता है। और एनुअली विज्ञान भवन या राष्ट्रपति भवन भवन में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया personally presents the award in a formal ceremony which is attended by various dignitaries, government officials, so on and so forth. सिलेक्शन कैसे होता है ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार, मतलब ये आप एक बार जस्ट गो थ्रू इट। डेफिनेटली यही होगा कि किसी भी का तरीका तो यही होना चाहिए कि एक कोई बॉडी होगी जो शॉर्टलिस्ट करेगी, शॉर्टलिस्ट करके एक जूरी के पास जाएगा, जूरी अपना शॉर्टलिस्टिंग देगा, देन फाइनल अप्रूवल तो मिनिस्ट्री के पास से ही होगा। ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग दैट हु विल बी द विनर। तीन कैटेगरी के अवार्ड्स होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। फीचर फिल्म्स, नॉन फीचर फिल्म एंड बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा, तीन अवार्ड्स होते हैं। इसके बारे में कम लोगों को पता होता है, बट तीन तरीके के अवार्ड्स होते हैं। फीचर फिल्म इज द मेन स्ट्रीम वाला जो आप देखते हो। नॉन फीचर फिल्म इज शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज, एनिमेशंस, इसमें भी अवार्ड मिलता है। और बेस्ट राइटिंग का मतलब है कोई बुक या फिर कोई ऐसा रिटन वर्क जो इंडियन सिनेमा के ऊपर में हो, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड वाज स्टार्टेड इन 1969। ध्यान रखना 54 में नेशनल अवार्ड हुए, बट दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है। 1969 में स्टार्ट हुआ एंड द फर्स्ट पर्सन टू गेट दिस अवार्ड वाज देविका रानी, द फर्स्ट पर्सन टू गेट दिस अवार्ड। ठीक है। चलो। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा कुछ इसमें मुझे नहीं लगता है। राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो स्पोर्ट्स का आज हमने काफी कुछ कवर किया। मुझे एक्चुअली में नहीं लगता कि स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ है कि उसमें पूरे के पूरा, अगर ओलंपिक्स ना हो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि एक 5 या 6 क्वेश्चन उससे पूछे जाएं क्लैट एग्जाम में पर्टिकुलरली। 1-2 क्वेश्चंस डेफिनेटली कैन कम, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो आ सकता है। हाँ, जो एक्ट पास हुआ है उसको थोड़ा सा क्लैट वाले ठीक से देख लें, बाकी आईपीएम वालों को उसकी भी जरूरत नहीं है। दे शुड जस्ट नो हाउ हाउ थिंग्स रन, दैट्स इट। ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना। एंड मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यू कैन शेयर विथ मी द टॉपिक्स दैट यू फील यू वांट मी टू कवर, दैट इज गोइंग टू हेल्प मी
अलॉट स्पोर्ट्स किसी ने तो बोला था, तो मैं स्पोर्ट्स कवर किया। बाकी आप मुझे भेज सकते हो टॉपिक्स जो आप चाहते हो मैं कवर करूँ। ठीक है गाइस, बाय।